5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज गया है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। यूपी में 7, मणिपुर में 2 और बाकी के 3 राज्यों में एक चरण में मतदान होगा और सभी राज्यों के लिए 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी और इसी दिन परिणाम भी आएंगे। यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावों की शुरुआत होगी और पूर्वांचल में सबसे अंत में मतदान होगा। पहले चरण में जयंत चौधरी के गढ़ बागपत तो अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में पहला चरण 10 फरवरी 58 सीट पर मतदान होगा। दूसरा चरण 14 फरवरी 55 सीटों पर मतदान होगा। तीसरा चरण 20 फरवरी 59 सीटों पर मतदान होगा। चौथा चरण 23 फरवरी को होगा जिसमें 60 सीटों पर मतदान किया जाएगा। पांचवा चरण 27 फरवरी को होगा जिसमें 60 सीटों पर मतदान होगा। छठवां चरण 3 मार्च को 57 सीटों पर मतदान होगा। सातवां चरण 7 मार्च को संपन्न होगा। जो आखिरी चरण होगा इस पर 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब की सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। गोवा की 40 और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए भी 14 फरवरी को ही वोटिंग कराई जाएगी, जबकि मणिपुर में 27 मार्च को पहले और 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। चुनाव प्रचार और मतदान को लेकर भी चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं। रैली, रोड शो पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की परमिशन होगी। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी। नुक्कड़ सभाओं की भी इजाजत नहीं होगी। किसी भी तरह की वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो भी इसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। हर रैली से पहले उम्मीदवार से शपथ पत्र लिया जाएगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, एनडीएमए और आईपीसी के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी। प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी। चुनाव प्रचार में उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। यूपी में 90% वयस्कों को कम से कम 1 टीका लग चुका है। नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने उम्मीदवार के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राज्यों में कुल 900 पर्यवेक्षक चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों में 690 सीटों पर मतदान कराया जाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 1620 पोलिंग स्टेशन पर महिला कर्मचारी होंगी। सभी राज्यों के लिए मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित हुई है। इसमें 24,90,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। पोलिंग स्टेशनों में 16% गए। बीते कुछ दिनों में मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने और उनको डराने की नीयत से बनाए गए बुल्ली बाई ऐप ने बवाल मचा दिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता की उम्र मात्र 21 साल थी। उसके अलावा एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी, जिसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त कैसे हो गए हैं, इनके पीछे किसका हाथ है। ऐसे में विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए सबका जिम्मेदार बीजेपी को बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बुल्ली बाई ऐप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देखकर पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से है। दरअसल भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। टैग फोग उनमें से एक है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बीजेपी के आईटी सेल के लिए काम करने वाली एक महिला ने ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े खुलासे किए थे। हालांकि बीजेपी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर उसने बीजेपी के लिए काम करना छोड़ दिया था। महिला का आरोप था कि टैग फॉग नाम के इस ऐप का इस्तेमाल सत्ताधारी दल से संबद्ध राजनीतिक लोगों द्वारा कृत्रिम रूप से पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने, इसके आलोचकों को प्रताड़ित करने और सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर जनधारणाओं को एक ओर मोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे में बीजेपी अब बुरी तरह फंस गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या सफाई पेश की जाती है। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले ही सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर वीके भावरा को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है। वीके भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो विजिलेंस चीफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इससे पहले जब चट्टोपाध्याय को आईपीएस सहोता की जगह डीजीपी बनाया गया था, तभी से उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल सहोता की नियुक्ति को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा तक दे दिया था।
इसके बाद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का डीजीपी बनाया गया था। 5 जनवरी को पीएम मोदी के पंजाब दौरे के समय हुए विवाद को लेकर चट्टोपाध्याय पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से चट्टोपाध्याय का बचाव किया गया था। आज सुबह चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई कि आज शाम को चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद चन्नी सरकार हरकत में आ गई। दरअसल पंजाब सरकार को ये संकेत पहले ही मिल चुके थे कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चट्टोपाध्याय को डीजीपी पद से हटा दिया जाएगा। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा था वो था डीजीपी पद पर चट्टोपाध्याय की नियुक्ति को लेकर यूपीएससी की मंजूरी न लिया जाना। जी हाँ, इससे पहले यूपीएससी को जो 10 आईपीएस अफसरों के नामों का पैनल पंजाब सरकार ने भेजा था, उसमें अप्रूव हुए 3 नामों में सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम शामिल नहीं था। इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने से चंद घंटे पहले ही पंजाब सरकार को आनन फानन में वीके भावरा को पंजाब का नया डीजीपी पर नियुक्त करना पड़ा। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पंजाब सरकार डीजीपी का नाम तय न करती तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार चला। ने भले ही चुनावी रैलियों पर रोक का आज ऐलान किया हो, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही यूपी में चुनावी रैलियों पर अपनी ओर से रोक लगा दी थी। कांग्रेस ने ये फैसला बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए लिया था। इसकी शुरुआत आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर दी है। आज प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव के जरिए वर्चुअल संबोधन किया, जहां उन्होंने आम जनता से सीधा संवाद किया। प्रियंका गांधी ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए उत्तर प्रदेश की विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने उन्नाव पीड़िता का भी दर्द बयां किया। चुनाव में महिला को अपनी तरफ करने के लिए और बीजेपी को हार का मजा चखाने के लिए महिलाओं को आगे आने के लिए कहा। प्रियंका ने कहा कि महिला अगर एकजुट हो जाए तो परिवर्तन निश्चित है। वहीं बीजेपी को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा, किसान, महिलाएं, गरीब सब बीजेपी से परेशान हैं, क्योंकि विकास उन तक पहुंच नहीं रहा है। विकास ऐसे नहीं हो सकता कि चुनाव के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया और एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया गया। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनावों के दौरान महिला से दुर्व्यवहार का मामला भी उठाया। प्रियंका ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वो महिला मेरी पार्टी की नहीं है, वो सपा की है। अब वो चुनाव लड़ रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमें ये करना पड़ेगा ताकि महिलाएं निडर होकर राजनीति में आए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रैली संबोधन अब मुनासिब नहीं है। इस तरह की रैलियों से देश में कोरोना संक्रमण और बढ़ सकता है। इसलिए हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम वर्चुअल मीटिंग शुरू करें। आगे भी हम आपसे फेसबुक के जरिए मिलते हुए आपके सवालों के जवाब